स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं और जितने चैप्टर सीबीएसई काट पीट चुका है जो आपके सिलेबस में नहीं है, उन सभी के वीडियोस आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सभी वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन के या तो चैनल पर या फिर magnetbrains.com पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विदाउट पेइंग अ सिंगल मनी। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पर। और क्लास 10th केमिस्ट्री का 5th चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, इसमें इस वीडियो पर हम उस मुकाम तक आ गए हैं जहां पर हमें सबसे ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। मतलब यह वीडियो आपके लिए चैप्टर 5th क्लास 10th केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सबसे नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये वही टेबल है जिसको आप आज की तारीख मतलब आप जब मेरा वीडियो देख रहे हो, जिस डेट को देख रहे हो, जिस समय देख रहे हो, उस समय तक फॉलो किया जाता है। ये वही पीरियोडिक टेबल है और ये होता है वो पीरियोडिक टेबल। इसी को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी मानते हैं, क्योंकि ये सबसे सारे एलिमेंट जितने अभी तक आ चुके हैं 118 एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं। 118 एलिमेंट्स ऑफिशियली, वैसे तो इससे ज्यादा काफी ज्यादा डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन 118 एलिमेंट जितने होते हैं उन सभी को ये क्या है क्लासिफाई करता है। और इसमें देखेंगे सबसे आखिरी एलिमेंट कितना है 118। तो ये 118 एलिमेंट को प्रॉपर प्रोमिनेंट प्लेसेस देता है, प्रोमिनेंट लोकेशन देता है, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को बताता है, बाकी एलिमेंट से कंपेयर करता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट से कंपेयर करने पर क्या हो सकती है क्या नहीं। ये वो टेबल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वही टेबल जो हम आज तक फॉलो करते हैं, वही टेबल जो हेनरी मोस्ले ने बनाया है वर्नर, बोहर और ब्यूरी की मदद से। मतलब अगर कोई पूछे हु क्रिएटेड दिस टेबल, हु गिव दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो आंसर इज हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले, मोसाजी नहीं, मोस्ले, मतलब मोसाजी का नाम मत लिख देना भाई। हेनरी मोस्ले along with 3 other scientists whose name were Werner, Bohr and Bury. So Werner, Bohr and Bury, इन साइंटिस्ट की भी मदद ली थी हेनरी मोस्ले ने इस टेबल को क्रिएट करने में। और इन साइंटिस्ट की मदद क्या, इनके कुछ थ्योरीज थी, उन थ्योरीज की मदद ली थी और उस थ्योरी की मदद से ये इतना शानदार टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना दिया था। ये होता है वो टेबल। टेबल की अगर मोटी मोटी बातें करें तो 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब हॉरिजॉन्टल रोज 7 पीरियड्स होते हैं, तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ऐसे करते हुए 7 पीरियड होते हैं। और 18 ग्रुप्स होते हैं, मतलब वर्टिकल कॉलम्स। आपको याद है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे। अगर 0 ग्रुप को छोड़ दिया जाए, जो कि खाली छोड़ दिया था, 8 ग्रुप थे, जिसमें से पहले 7 ग्रुप ए और बी सब ग्रुप में डिवाइडेड थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। अब भाई साहब ये 7 ग्रुप को ए और बी में डिवाइड करने का कोई स्यापा नहीं किया। किसने नहीं किया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मोस्ले ने नहीं किया। इनने बोला कोई ए और बी करने की जरूरत नहीं है, हम तो टोटल ग्रुप्स बना देते। टोटल 18 ग्रुप्स होते, तो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ऐसे करते करते भाई साहब 18 ग्रुप तक पहुंच गए। तो जितने भी वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं ये आपको 18 दिख रहे होंगे। सो दीज आर 18 इन नंबर, 18 ग्रुप्स हैं ये टोटल। तो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। तो अगर कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स कितने होते हैं, तो यहां पर आप ये बात लिख सकते हो, पीरियड्स की अगर संख्या है पूछे तो पीरियड्स की संख्या होती है 7, और ग्रुप्स कोई पूछे तो ग्रुप्स की संख्या होती है 18 ग्रुप्स। और इसमें वो नोबल गैसेस का भी ग्रुप है। इनफैक्ट 18वां जो ग्रुप है ना, लास्ट ग्रुप, वो उसी इनर्ट गैस और नोबल गैस का ग्रुप है। उन एलिमेंट्स का ग्रुप है जो केमिकल रिएक्टिविटी 0 रखते हैं, मतलब जिनकी कोई केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होती, उनका ग्रुप है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। स्क्रीनशॉट लो। अब जो मजा है ना इस पीरियोडिक टेबल को, वो ऐसा देखकर पढ़ने में नहीं है। मतलब ऐसा देखोगे, इसको पढ़ोगे तो वो मजा नहीं आएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। असली मजा अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखना है ना, तो भैया इसको बनाना आना चाहिए।
अब तुम बोले सर क्या बात कर रहे हो, मतलब उड़ गए होगे सीट से। बोले बनाना सर, ये टेबल बनेगा, लगता ही है हमको तो सब इसको पढ़कर ही घबराहट हो रही है कि इतने सारे एलिमेंट है, क्या याद करना है क्या नहीं याद करना, क्या प्रॉपर्टी क्या नहीं, और आप इनको बनाने की बात कर रहे हो। बिल्कुल सही, मैं भाई साहब इनको बनाने की बात कर रहा हूं। ये पीरियोडिक टेबल अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई ना, तो घड़ी से 30 सेकेंड, आधा मिनट लगेगा आपको पीरियोडिक टेबल बनाने में। आधा मिनट, 30 सेकेंड्स। ज्यादा लगा तो 1 मिनट, मतलब 40 सेकंड 45 सेकंड मान लो, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट मान लो। चलो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा आपको इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में नहीं लगेगा, अगर ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो। और ये मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर मेरे यानी अभिषेक अग्रवाल के साथ आप देखने वाले हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना सकते हो। मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट सीखे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बन सकता है, और मैं उनको बताना ही चाहता हूं कि इसको आप कैसे बना सकते हो। कई बार मैं फैकल्टी से पूछता हूं, मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूं कि 10th क्लास के स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनता है। तो कई फैकल्टीज बोलते हैं सर 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए आपको नहीं लगता ये कुछ बहुत टफ हो जाता है, कहीं ऐसा लगता नहीं है? तो मैं कहता हूं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन है और जो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर हैं, वो इतने कैपेबल इनफ हैं, इतना उनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है कि वो आसानी से इस चीज को ग्रास्प कर सकते। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना क्या, तुम नासा के किसी स्पेसक्राफ्ट की ऑटोप्सी करने को भी उनको बोल दो तो उसका खोलगाल के ऑटोप्सी भी कर देंगे वो नासा के स्पेसक्राफ्ट को। तो इतने शानदार स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो यहां पर सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाना ही तो है, कोई टफ नहीं है। और बिल्कुल मेरे को सही साबित करना, क्योंकि मैं जब आपको बनाना सिखाऊंगा तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि सबको वो बनाना आ जाएगा। हालांकि ये चीज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने की विधि है, ये बनाने की विधि आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं जानता हूं। और आपसे कोई नहीं बोलेगा 10th क्लास में जब तक आप हो कि भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाकर बताओ कि कैसे बनेगा या कैसे पता है। मैं ये रिस्क आपके साथ क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इस पर बेस्ड प्रॉपर्टीज पर 10th क्लास केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पर, या इस पर बेस्ड आपको किसी एलिमेंट की लोकेशन पूछेंगे। लोकेशन मतलब कि कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि सोडियम, अब सोडियम कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में, तो वैसे तो दिख रहा है 3rd पीरियड में और 1st ग्रुप पे, लेकिन अब क्या करना होगा, ये 3rd पीरियड और 1st ग्रुप आपको याद रखने पड़ेंगे कि सोडियम अंकल 3rd पीरियड में और 1st ग्रुप में, ये याद करते रहो जीवन भर। फिर आपसे पूछ लेंगे बताओ फ्लोरीन आंटी कहां पर है, तो फ्लोरीन आंटी आपको याद रखना पड़ेगा सर 17th ग्रुप में हो और 2nd पीरियड में। अब आपको ये पोजीशंस या तो आप याद रख लो, या फिर एक बार मुझसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने की विधि को सीख लो और समझ लो। याद किया हुआ शॉर्ट टाइम के लिए तो याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक के लिए आप भूल चुके होगे, आपको याद नहीं होगा। लेकिन एक बार विधि सीख ली, मुझे नहीं पता इनमें से कितने स्टूडेंट्स 11th में केमिस्ट्री ऑप्ट करने वाले हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स 11th में केमिस्ट्री ऑप्ट करेंगे पीसीएम के साथ या पीसीबी सब्जेक्ट के सेट के साथ, ये चीज बनाने की विधि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। इसलिए मैं ये रिस्क आपके साथ ले रहा हूं कि मैं आपको इसको बनाना बता रहा हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया जाता है। तैयार हो स्टूडेंट? क्लियर है सारी चीजें? तो मैं आता हूं और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग पहले बनाना सीखते हैं। तो देखो अगली हेडिंग में मैंने क्या लिखा है, हाउ टू ड्रॉ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और सिर्फ कुछ मत करना, सिर्फ कॉपी पेन नीचे रखते हुए अगर आप मेरे नोट्स बनाते हो मेरे लेक्चर को देखने के दौरान, तो फॉर अ टाइमिंग अभी नोट्स मत बनाना, सिर्फ वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करते रहना कि मैंने कैसे कैसे किस किस स्टेप से गुजरकर पूरा पीरियोडिक टेबल आपके सामने रख दिया। सिर्फ स्टेप्स को देखते जाना और कुछ मत करना, ठीक है? हालांकि अभी पीरियोडिक टेबल बनाना थोड़ी टाइम में स्टार्ट करने वाला हूं, उससे पहले कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जानकारियां कैसी? कुछ पीरियोडिक टेबल को बनाने से पहले कुछ एक टूल्स होते हैं, 2-4 टूल्स होते हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि वो होते क्या है, उसको अपन पहले समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाने की प्रोसेस को, लेकिन नॉट एग्जैक्टली कि अभी पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं, अभी आपके साथ कुछ जानकारियों को साझा कर रहा हूं, कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। क्या फैक्ट्स है, पहले आप मेरी बात को समझो। 9th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स रहे, जितने भी 9th क्लास में जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी, उनने एक चीज देखी होगी कि एटम के स्ट्रक्चर में कुछ एटम का स्ट्रक्चर ऐसा बताया गया होगा। आपको एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बताया गया होगा, सर बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल से शेल्स होती हैं जिनको आप ऑर्बिट्स भी बोलते हो, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है।
मैंने कहा ये बीच में क्या होता है, तो तुमने कहा कि सर ये तो बीच में सर न्यूक्लियस होता है। हमको बताया था सर, एक रदरफोर्ड करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी रचना की थी, तो उनने बताया था कि ये न्यूक्लियस होता है विच इज पॉजिटिव चार्ज इन नेचर। ये न्यूक्लियस होता है विच इज पॉजिटिव चार्ज इन नेचर बिकॉज इट कंटेन्स प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑल्सो न्यूट्रॉन्स विच इज न्यूट्रल इन चार्ज। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये घर होता है कौन, न्यूक्लियस। और इस घर में वो कैद रहते हैं। घर में कैद क्यों रहते हैं, क्योंकि भाई साहब ये न्यूक्लियस की दीवारें ना बड़ी मजबूत दीवारें, अंबुजा सीमेंट की दीवारें। बोले तो कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, और कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता। तो भैया जितने प्रोटॉन भगवान ने जिसको दे दिए वो फिक्स हो गए, ना तो वो बाहर आकर कम कर सकते हैं संख्या को, और ना कोई एक्स्ट्रा प्रोटॉन अंदर जाकर उसको संख्या को बढ़ा सकता है। इसलिए प्रोटॉन की संख्या हमेशा फिक्स होती है, न्यूट्रॉन की भी फिक्स होती है, लेकिन न्यूट्रॉन सबके पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोटॉन तो हर एटम के पास होता है, यह कंफर्म बात है। और इसलिए प्रोटॉन को एटम की पहचान मान लिया जाता है। पहचान बोले तो एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम की पहचान क्या है, एटॉमिक नंबर। जैसे तुम भारत में हो तो तुम्हारी भारत में रहने का पहचान क्या है, पहचान पत्र क्या है तुम्हारा, कि तुम इंडिया के सिटीजनशिप है तुम्हारे पास। आधार कार्ड, आजकल आधार कार्ड चल रहा है, तो आधार कार्ड नंबर होता है, वो पहचान होती है। वैसे ही एटम की पहचान क्या होती है, उसका एटॉमिक नंबर, कि भैया तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या है। और हर एटम को, हर एलिमेंट को यूनिक एटॉमिक नंबर दे रखा है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो किसी और के पास 11 नहीं है, सोडियम को ही 11 है। तो कल को कोई बोला एटॉमिक नंबर 11, तो सोडियम बाहर निकल कर आएगा, हाँ सर मैं आ गया, मेरा नंबर एटॉमिक नंबर 11। ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ये सब बातें अभी मैं आपको जनरलाइज कर रहा हूं। ये सभी बातों का कहीं ना कहीं लेना देना पीरियोडिक टेबल से होगा, इसलिए जरूरी है कि आप सारी बातों को सुनकर चलेंगे, ठीक है। ये जो गोल चक्कर बनाए ये शेल्स होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेड़ियां मारता रहता है। बोले तो चक्कर काटता रहता है। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चक्कर काट रहे हैं इसके, और गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। ये गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं इसके। ये इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में घूमते हैं उस रास्ते को हम बोल देते हैं शेल्स। तो ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं शेल्स। कई बुक्स में इनको ऑर्बिट भी बोला गया है। क्या बोला गया है, ऑर्बिट भी बोला गया है। सो दे आर कॉल्ड ईदर शेल्स और ऑर्बिट। तो इनको आप ऑर्बिट भी बोलते हो, ऑर्बिट, क्लियर। तो ये शेल्स या ऑर्बिट बोले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को देखो, बाहर के बाहर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो आवारा घूम रहे हैं ना बाहर। न्यूक्लियस तो घर में कह दे अंदर, मतलब प्रोटॉन तो घर में कह दे न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर आवारा है। और आवारा इलेक्ट्रॉन को बाहर के बाहर लेकर जाना बहुत आसान है। या फिर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ले आए और इस ऑर्बिट में छोड़ दिया गया, तो वो भी गोल चक्कर, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम ज्यादा की जा सकती है। और केमिकल रिएक्शन में यही होता है। अगर मैं बोलूं ये एटम रिएक्ट, मैंने भी एटम बताया नहीं कौन सा एटम है, कोई सा भी एटम हो सकता है। ये एटम केमिकली अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा कर रहा होगा 100%, और प्रोटॉन को नहीं कर सकता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी तक इस बात से आपको क्या समझ में आया, अभी तक इस बात से यह समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल करके एक रास्ता होता है, जगह नहीं होती प्रोमिनेंट, वो एक रास्ता होता है जो इलेक्ट्रॉन के घूमने के दौरान बनता है, और इलेक्ट्रॉन उसी रास्ते में गोल गोल घूमते। इनको शेल भी बोलते हो और इनको ऑर्बिट भी बोलते हो। यह बात आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। और शेल के अलग अलग नाम भी दिए थे, अगर आपको याद हो तो। ये जो पहली शेल है इसको आप के शेल बोलते हो, फिर एल शेल बोलते हो, फिर MNOP, ऐसे करते हुए चलते रहते हो। और इनको नंबर भी देते हो। नंबर में जैसे ये हो गया n=1, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, जो न्यूक्लियस से थोड़ी दूर है वो n=2, फिर थोड़ी और दूर n=3, और ऐसे शेल नंबर चलता रहेगा, ये शेल नंबर चलता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन शेल के हिसाब से आप इनका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते थे। कॉन्फ़िगरेशन बता दूं कैसे लिखते थे। जैसे सपोज करो मैंने बोला हाइड्रोजन, तो आप यहां पर एलिमेंट लिखते थे, एलिमेंट लिखते थे, यहां पर उसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यह है कि भैया इलेक्ट्रॉन किस शेल में कितने हैं, उसका अरेंजमेंट क्या है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर शेल में है तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, यह आप कहते हो कि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो बड़ा सिंपल है, आप कर चुके हो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब 9th क्लास में और बड़ा उचक उचक के करते थे, ये वाले सवाल तो बड़े इजी होते थे। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख देते थे, 1 लिख देते थे, और ये बताते हुए कि भैया ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये के शेल में गया। के क्यों? क्योंकि के आपकी पहली शेल होती थी, के आपकी पहली शेल होती थी। इसके बाद है एलबी है, एमबी है, एनबी है, लेकिन ये शेल एक्चुअली है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये सब खाली रह जाएंगी। लिखना नहीं है 0, लेकिन ये बस खाली है, तो हमको के नीचे क्या लिखना है, 1। वैसे अगर कोई हमसे हीलियम पूछता था कि हीलियम का क्या है एटॉमिक नंबर, तो मैं आपको कुछ एटॉमिक नंबर तक बता भी देता हूं। तो कोई हीलियम पूछ लेगा आपसे तो आप हीलियम का भी एटॉमिक नंबर बता दोगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अभी 2 है। अगर हीलियम पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे तो एटॉमिक नंबर जो होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। मतलब 2 अगर एटॉमिक नंबर है, मतलब प्रोटॉन की संख्या अगर 2 है और इस हीलियम को छूने पर करंट नहीं लग रहा, मतलब हीलियम पर इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, पहली शेल में 2। तो आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2। फिर आता था लिथियम, क्या नंबर, 3 नंबर लेकर, पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 1, ऐसा लिखते थे 2,1। फिर आता था बेरिलियम, क्या लिखते हो, 4, पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में भी 2। फिर आता था बोरॉन, कितना नंबर, 5, पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 3। ये याद है आपको? ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते थे, सबको याद होगा ये कॉन्फ़िगरेशन। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक में भी शेल कॉन्फ़िगरेशन। शेल कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगर कर रहे हो शेल्स के हिसाब से। जैसे पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो दोनों पहली शेल में ही है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन पहली शेल में 2 है और दूसरी शेल में 1 है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में 2 है, दूसरी शेल में भी 2 है। तो ये आप इलेक्ट्रॉन की संख्या शेल के डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहे हो, शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। पहली शेल, दूसरी शेल में इतने, तीसरी शेल में इतने, ऐसे करते करते आगे तक आप करते हो और 20 तक आपने किए होंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन शेल कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब आप ये मानकर चलते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में रहता है, और शेल में रहता है तो किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट का रहेगा, ये आप इस कॉन्फ़िगरेशन के दम पर बता सकते थे। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन करते ही इसलिए हो ताकि इलेक्ट्रॉन को सही शेल में आप बता पाओ कि भैया इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन इस वाली शेल में पाया जाता है। इस वाली मतलब पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, या कह लो के शेल, एल शेल, एम शेल, ऐसी शेल में पाया जाता है। और ये आपको 9th क्लास में बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन शेल में रहता है, बस उसे कॉन्फ़िगर करना होता है। अब थोड़ा सा हम इसके और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल में रहता है, मैं इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूं, इसको बिल्कुल मानता हूं कि बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन शेल में रहता है। लेकिन क्या होता है बच्चों, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब चीजों को बहुत बारीक लेवल पर देखें, बहुत माइन्यूट करके देखें, तो हमें एक शेल जो है वो बहुत बड़ी जगह लगती है। अब आप बोलोगे सर शेल बड़ी जगह, सर क्या बात कर रहे हो, शेल तो एक एटम के अंदर है, और एटम तो इतना चुन्नू सा पार्टिकल है, इतना चुन्नू सा पार्टिकल है, सर उसमें आप कहां से बोल सकते हो कि शेल बहुत बड़ी जगह है। मतलब एटम खुद ही इतना छोटा है सर, एक एटम तो हमको कहते हैं, हमारी टीचर ने बताया था तुम एटम को देख भी नहीं सकते, इतना छोटा एटम है, और शेल उस एटम के अंदर है, और आप कहते हो शेल बड़ी जगह। मतलब सर हम तो मानते ही नहीं, कैसे बड़ी जगह है। बिल्कुल सही, एटम बहुत छोटा सा चुन्नू सा पार्टिकल है, और उस चुन्नू से पार्टिकल में शेल बहुत छोटी होगी, लेकिन उस शेल में दौड़ने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना 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 छोटा है कि उसके मुकाबले जिस जगह पर वो घूम रहा है, यानी कि शेल, वो उसके लिए बहुत बड़ी जगह है। इसलिए तो मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक लेवल की नजर से देखो, तुम अपनी नजर से मत देखो, चीजों को बारीक करके देखो तो तुम्हें शेल बड़ी दिखने लगेगी।
और इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपैरिजन में वो जो शेल है वो वाकई में बहुत बड़ी जगह है। मतलब अगर मैं तुम्हें एक शेल में छोड़ दूं और बोलूं चुन्नू सा एक इलेक्ट्रॉन ढूंढो, तो वो इलेक्ट्रॉन तुम ढूंढ नहीं पाओगे भाई साहब, बहुत मुश्किल होगी उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम किसी भी शहर में हो, सपोज करो एग्जांपल देता हूं, तुम इस समय इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट के इंदौर शहर में रहते हो। अच्छा, अब मुझे तुम्हें ढूंढना है, सपोज करो मुझे तुम्हें ढूंढना है, तो मेरे को किसी ने बताया कि तुम्हारा नाम मानकर चलता हूं कि अभिषेक है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मैं मानकर चलता हूं कि भैया मुझे अभिषेक को ढूंढना है। अब किसी ने मुझको बोला सर अभिषेक ना भारत में कहीं रहता है, तो अब तुम समझ रहे हो, अभिषेक है तो अच्छा खासा हेल्दी और अच्छा खासा बड़ा आदमी है, लेकिन इंडिया में ढूंढने के मुकाबले वो तो एक बहुत छोटी सी चीज हो गई, क्योंकि इंडिया कितना बड़ा देश है भाई, कहां ढूंढूंगा अभिषेक को। तो ये अभिषेक को मान लो इलेक्ट्रॉन और इंडिया को मान लो क्या, शेल। ये हो गई शेल। अब समझ में आया शेल कितनी बड़ी चीज है। और एटम, ये प्लैनेट मान लो, एटम प्लैनेट है, तो प्लैनेट में इंडिया होगा, एक शेल होगी, शेल के अंदर अभिषेक नाम का एक इलेक्ट्रॉन होगा। और क्या इंडिया में अभिषेक को ढूंढना आसान होगा? सिर्फ यही डेटा है हमारे पास कि इंडिया में कहीं अभिषेक रहता है, क्या ढूंढना आसान होगा? हो सकता है हम ढूंढ सकते हैं उसको, लेकिन वो ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई मुझको बोल देता कि सर अभिषेक जो है ना वो मध्य प्रदेश में कहीं रहता है, अब ये जिस बंदे ने मेरे को इंफॉर्मेशन दी ना कि अभिषेक मध्य प्रदेश में रहता है, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए ज्यादा रेलिवेंट है। और ये बंदा, ये जिसने ये बताया मेरे को, ये मेरी मदद ज्यादा अच्छी कर पा रहा है रादर देन उस बंदे के मुकाबले जो ये बोल रहा है कि अभिषेक इंडिया में कहीं रहता है। क्योंकि अभिषेक को मध्य प्रदेश में ढूंढना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू इंडिया में ढूंढने के। अब क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया के अंदर का एक हिस्सा है जहां ये सुनिश्चित कर चुके हैं कि अभिषेक पाया जाता है। अब मेरी बात समझ में आ रही है? आपको 9th क्लास में बताया था इलेक्ट्रॉन शेल में पाया जाता है, बिल्कुल सही बताया था। मैं इस बात को बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन शेल में ही होता है। लेकिन वो शेल इतने बड़े साइज की है, इतनी बड़ी जगह है इलेक्ट्रॉन के साइज के मुकाबले, कि वहां पर एक चुन्नू से इलेक्ट्रॉन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम शेल के एक और बारीक थोड़े से उसी के अंदर के कम रीजन में इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे, और वो जो कम रीजन शेल के अंदर होगा, शेल के अंदर जो वो छोटा सा रीजन होगा, वो छोटा सा रीजन होगा सब शेल। क्या होगा वो छोटा सा रीजन? सब शेल, जो कि शेल के अंदर का हिस्सा होगा। क्या होगा? सब शेल, जिसको मैं सब ऑर्बिट भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सब ऑर्बिट भी बोलता हूं, सब ऑर्बिट। ये वहां पर होगा, कहां पर? सब ऑर्बिट, सब शेल। और ये शेल के अंदर ही होंगे, हर शेल के अंदर होंगे। पहली शेल है तो इसके अंदर भी होगा, दूसरी शेल है तो इसके अंदर भी होगा, मैं तो कहता हूं और तीसरी शेल बना दो, इसके अंदर भी होगा, चौथी शेल भी बना देते, उसके अंदर भी होता। हर शेल के अंदर सब शेल होगी। और मैं पता करना चाहता हूं मेरा इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में, मैं यहां तक जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि शेल में उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं चीजों को बारीक कर रहा हूं, तो मैं ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूं जो मुझे ये इंफॉर्मेशन दे कि भैया इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में रहता है। और बिल्कुल कि इलेक्ट्रॉन सब शेल में है, जो कि शेल के अंदर का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। और आपको भी ये मानकर चलना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि सर इलेक्ट्रॉन को हम शेल में ढूंढ लेते, नहीं, अब थोड़ा सा बारीक होना पड़ेगा, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाना पड़ेगा। शेल बहुत छोटी चीज है, मैं जानता हूं, लेकिन आप इसके अंदर भी जाओ, इसके अंदर का भी एक एरिया पता करो जो सब शेल के नाम से जाना जाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन है, वहां पर है इलेक्ट्रॉन। और अब मैं चाहता हूं कि आप जो शेल का कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं चाहता हूं अब आप सब शेल का कॉन्फ़िगरेशन करो कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने बोल दिया पहली शेल, दूसरी शेल में देखो, बोरॉन के केस में देख लो, दूसरी शेल में मैं बोल रहा हूं 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं पता करना चाहता हूं ये जो दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी शेल के अंदर किस सब शेल्स में है। क्या ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में? अगर हैं तो कौन सी सब शेल है वो? और अगर तीनों अलग अलग सब शेल में हैं तो कौन कौन सी सब शेल है वो? मैं अब इसकी सब शेल जानना चाहता हूं। ये शेल में तो है, सेकंड शेल में
बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन जो मैंने सर्कल किए हैं वो सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उस शेल की किस सब शेल में, मैं ये जानना चाहता हूं। और अगर मैं ये पता कर लेता हूं किस सब शेल में है तो मैं पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि मैं सारा काम जो करवा रहा हूं ना आपसे, ये मेहनत, ये जो ढूंढनी, जो सीआईडी गेम खेल रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल को बनाना आप बहुत आसानी से सीख जाओ, सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं। और यहां आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल को बनाने से ज्यादा मुश्किल ये वाला टॉपिक है। इसको अगर समझ लिया ना तो पीरियोडिक टेबल बाएं हाथ से बना दोगे, बाएं हाथ से। बोलोगे सर मैं तो ऐसे ही लेफ्ट हैंडर हूं, बाएं हाथ से ही बनाता हूं, तो फिर दाएं हाथ से बना लोगे, दाएं हाथ से, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अब मेरी बात को समझना। अब ये बात शेल तक सीमित नहीं है। अब ये कहना, ये मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज करता हूं। चलो, तो ये जो बात है अब वो शेल तक सीमित नहीं है, ये बात अब सब शेल तक सीमित है। कहां तक सीमित है? सब शेल पर भी। अब सब शेल पर क्या होगा, अब आप समझो मेरी बात को। मतलब ये कि सबसे पहले एटम होगा, एटम के बाद उसके अंदर शेल होगी जिसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख चुके हो, और शेल के अंदर सब शेल होगी। हालांकि मैं आपको यह बात भी बता दूं, सब शेल के अंदर भी एक और चीज होती है, ऑर्बिटल। सर बात मतलब आपने तो पूरी ऑटोप्सी कर दी, बिल्कुल सही है। पहले एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन शेल में, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सब शेल में, और सब शेल के अंदर भी आप बताते हो ऑर्बिटल। लेकिन चिंता मत करो, आपको इतना बारीक नहीं करवाऊंगा मैं, ऑर्बिटल आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें 11th क्लास केमिस्ट्री के लिए छोड़ देते हैं, नहीं तो 11th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या फिर। तो ऑर्बिटल की कहानी हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में करेंगे, तो ये मैं आपको इरेज कर देता हूं यहां से। मैं ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा, तो हम लोग कहां तक सीमित होंगे? सब शेल। और सब शेल तक क्यों रख रहा हूं? ताकि आप पीरियोडिक टेबल को बनाना सीख जाओ कि भैया बनता कैसे। तो हम सब शेल तक सीमित रहेंगे, ठीक है। और ये शेल के अंदर पाया जाएगा, हर शेल के अंदर सब शेल होगा। लेकिन सवाल यह है कि कितने सब शेल्स होंगे। जाहिर सी बात है वो शेल की साइज के ऊपर भी निर्भर करेंगे कि शेल क्या कितना इलेक्ट्रॉन रख सकती थी, उस हिसाब से कितने सब शेल की जरूरत पड़ेगी, और क्या सब शेल के नाम होंगे। जैसे शेल का नाम है ना KLMN, तो क्या सब शेल के भी नाम है? बिल्कुल हैं। तो इसी सब शेल को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो अगर मैं कहूं शेल, तो शेल के क्या नाम थे? बिल्कुल नाम थे। क्या क्या नाम थे? सर शेल का नाम था K, L, M और N। इनके नंबर भी थे। हां सर, N से इनके नंबर दिए जाते थे। K यानी कि पहली शेल, L यानी कि दूसरी शेल, M यानी कि तीसरी शेल, और N यानी कि चौथी शेल। और ऐसा नहीं है कि यहीं रुक गए थे, और आगे तक भी जा सकते हो OPQ, क्योंकि टोटल आपके पास 7 शेल्स होती है, तो आप 7 शेल्स तक जा सकते हो। लेकिन हम 4 शेल तक रुक गए, और ये शेल है। वैसे ही इसके अंदर भी सब शेल्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ये सब शेल्स कौन सी होती है? S, P, D और F के नाम से। किसके नाम से? S, P, D और F के नाम से। ये S, P, D, F आपकी सब शेल के नाम होते हैं। सर क्या ऐसा होता है कि K के अंदर S, L के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ मत समझना। बस ये सब शेल्स के नाम है, ये सब शेल्स होंगी इन शेल्स के अंदर, और एक शेल के अंदर 2 सब शेल्स भी हो सकती है। मतलब जैसे सेकंड शेल की बात करो तो सेकंड शेल के पास S भी होगा और P भी होगा, दोनों होंगे। S वाली सब शेल भी होगी और P वाली भी सब शेल होगी। यह डिपेंड करता है उस शेल के साइज पे, या उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उस वैल्यू पर, वो सब शेल की वैल्यू भी होगी। तो उतनी सब शेल के नंबर होंगे उसके पास। आपको कोई फुल फॉर्म नहीं चाहिए, इसके फुल फॉर्म होते हैं लेकिन इररिलेवेंट होते हैं, स्पेशल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। हमें लेकिन उन फुल फॉर्म का कोई काम नहीं है। हमें सिर्फ याद रखना है SPDF, ये सब शेल के नाम है। ये क्या है? सब शेल के नाम, SPDF। ये शेल है KLMN, ये शेल हैं, और इन्हीं शेल के अंदर ये सब शेल्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाएंगी किसी शेल के अंदर, कितनी सब शेल होंगी, एक होंगी कि एक से ज्यादा होंगी, सारी बातें बताते हैं। लेकिन इससे पहले हम यह देखना चाहते हैं कि इन शेल्स की कैपेसिटी क्या होती है। मतलब इन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इन शेल की कैपेसिटी आपको पता है, पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरी शेल में
18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चौथी शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आप कर चुके हो, आपको पता होगा ये चीजें। हां सर, ये तो हमको पता है शेल की कैपेसिटी, और ये कैपेसिटी अगर कोई पूछे तो आपको पता है कि किस रूल से निकाली है आपने, 2n² रूल। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 2n² रूल। जहां n क्या है, जहां n कुछ नहीं है, n आपका शेल नंबर है। जिस शेल में हो उसका नंबर वहां लिख देना। पहली शेल में हो तो n की वैल्यू 1 लिख देना, सेकंड शेल में हो तो n की वैल्यू 2 लिख देना। तो उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये रूल उस कैपेसिटी को बताएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी को ये रूल बताएगा। सपोज करो पहली शेल लिखनी है, तो पहली शेल क्या हो गई, n = 1, तो पहली शेल क्या हो गई, 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे ही दूसरी शेल, तो n = 2, तो क्या हो गया, 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन देखो मैंने लिख दिए। वैसे ही थर्ड शेल, तो n = 3, 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैंने 18 लिख दिए। n = 4, तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, 16 × 2 = 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यह रूल आपको क्या देता है, शेल की कैपेसिटी। क्या देता है, शेल की कैपेसिटी, कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बताता है शेल कैपेसिटी। कौन सा रूल, 2n² रूल, 9th में पढ़ा था आपने। और जैसे हर शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी होती है, वैसे ही सब शेल की भी कैपेसिटी होती है। अच्छा, मतलब सर शेल के लिए जैसे हमने बताया कि पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 18, चौथी शेल में 32 एंड सो ऑन, ऐसे हम हर सब शेल की भी कैपेसिटी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, बस आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये सब शेल की बात बता रहा हूं, SPDF, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अब सोन मत बोलना, क्योंकि ये 4 ही सब शेल है। वैसे हम G तक अभी आ गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम G तक नहीं आए। कौन सा सिलेबस, 11th क्लास की केमिस्ट्री का। 10th क्लास की केमिस्ट्री में तो ये सब भी कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ा इसलिए रहे ये चीज करने के लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ ड्रॉ करने के लिए। तो ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इनको बिल्कुल मत भूलना, याद हो जाए। बहुत सिंपल नंबर है। एस सब शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट। ये इन सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है, और ये नंबर बड़े काम के नंबर है, क्योंकि ये नंबर ही आपको बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में गया होगा। क्योंकि जब एक सबशेल अपनी कैपेसिटी पूरी कर लेता है, तो उसके बाद जो अगला सबशेल आता है, इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना आसान हो जाएगा, अगर आपको सबशेल की कैपेसिटी पता है तो। और मैं इलेक्ट्रॉन लोकेट करने के पीछे क्यों पढ़ा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आप किसी ने पूछा नहीं सर आप अभिषेक को ढूंढना क्यों चाहते हो। सर आपने एग्जाम्पल दिया कि अभिषेक को इंडिया में कहीं है, इंडिया में कहीं मध्य प्रदेश में कहीं है, लेकिन अभिषेक को ढूंढना क्यों, ये तो बताओ। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ढूंढना बहुत जरूरी है, और तुम्हारे लिए अभिषेक को ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभिषेक मिल गया तो पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा देगा, और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हम पीरियोडिक टेबल बना लेंगे, इसलिए जरूरी है। तो सब कहानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बनाने के पीछे लगी हुई है, समझो। तो ये चीज समझ में आ गई। अब किसी शेल में कितने सबशेल होंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, उस शेल की कैपेसिटी से, यानी कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, उस कैपेसिटी से। फॉर एग्जांपल, पहली शेल जो के शेल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप खुद सोचो, इन 4 में से कौन सी सबशेल उसके अंदर होगी, एस सबशेल उसके अंदर होगी, एस, क्योंकि एस की कैपेसिटी भी 2 की है। अगर मान लो सेकेंड शेल है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी सबशेल वो लेकर बैठा होगा शेल की 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ सके। क्योंकि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, सबशेल में आएंगे, तो वो सबशेल में ही भरेंगे। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे। अब आप कई बच्चे बोलेंगे सर डी ले लो या एफ ले लो, क्योंकि डी की कैपेसिटी तो 10 की, तो 8 तो आ ही जाएंगे। अब आप ध्यान से सुनना बेटा, कि एस
SPDF जो सबशेल है, ये इसी ऑर्डर में हमने क्यों लिखी है? क्योंकि जो S वाली सबशेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, P की उससे थोड़ी ज्यादा होती है, D की और ज्यादा होती है और F की और ज्यादा होती है। सर ये एनर्जी मतलब ये समझ में नहीं आया। 11th क्लास की जब केमिस्ट्री में आओगे तो आपको बताया जाएगा जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब हर सबशेल में घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, और पहले हम कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को पहले रखते हैं। तो एस वाले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएंगे क्योंकि एस में वो इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे पहला सबशेल जो भराएगा वो एस भराएगा। अगर एस भर गया तो फिर पी भराएगा, पी भर गया तो फिर डी भराएगा, डी भर गया तो फिर एफ भराएगा। और ये ऑर्डर एसपीडीएफ, हालांकि आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री में डिटेल में बताया जाएगा यही ऑर्डर क्यों फॉलो होता है, लेकिन एसपीडीएफ आपको यही ऑर्डर को फॉलो करना है और यही एनर्जी का रिलेशन इनके बीच में आएगा, यही एनर्जी का रिलेशन इनके बीच में आएगा। सर लेकिन ये एनर्जी तो हमने पहली बार सुनी, ऐसा तो मतलब ऐसा क्यों नियम बना? आपने पहली बार नहीं सुनी, आप इससे पहले भी सुन चुके हो जब आपने शेल में इलेक्ट्रॉन भरे थे। अगर आपने पहली बार सुनी है तो मैं आपसे फिर पूछता हूं क्यों आपने के शेल में पहला इलेक्ट्रॉन भरा? मतलब ये जो पहली शेल एटम की बनाते हो, ये जो एटम आपने बना दिया और इसके आसपास जो शेल बनाई पहली शेल, इसको n=1 यानी कि इसको के शेल बोल दिया, क्यों इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा? पहले आपने एल शेल या एम शेल में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरा? क्योंकि शेल की भी एनर्जी ऑर्डर होता है, जो शेल सबसे कम एनर्जी लेती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भराता है, और के शेल की एनर्जी सबसे कम थी, इसलिए आपने पहले के शेल में भरा, फिर एल में भरा, फिर एम में भरा, फिर एन में भरा, एंड सो ऑन, OPQR ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन भरते रहोगे। इसी तरीके से एसपीडीएफ में भी यही ऑर्डर फॉलो करोगे तो सबसे पहले आपको एस में भरना होगा। लेकिन सर एक मिनट, एस में तो भर लेंगे, लेकिन एस तो पहली शेल में अगर जा चुका है के में, तो फिर एल शेल में एस क्यों भरेगा? भाई एस का नंबर तो गया ना, एस सब शेल है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जब नई शेल आती है, जैसे तुम के शेल में थे तो तुमने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में भर दिया? एस में भर दिया, खत्म हो गया। मतलब पहली शेल के पास एस था, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ एस की जरूरत पड़ी। लेकिन सेकेंड शेल की अगर मैं बात करूं, दूसरी शेल की बात करूं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, अब ये दूसरी शेल एक नई शेल है जिसका नाम एल शेल है, और इस एल शेल में आपकी फिर से पुरानी सबशेल्स आ सकती है क्योंकि वो नई शेल की सबशेल बनेंगी। मेरी बात समझ में आई? मतलब एस आपका पहली शेल का एस हो गया है, लेकिन अब दूसरी शेल में आप एस यूज करोगे, दूसरी शेल में वापस से एस सबशेल होगी क्योंकि वो दूसरी शेल एक नई शेल है, और हर नई शेल वापस से लोअर एनर्जी के सबशेल से शुरू होगी, मतलब हर नई शेल एस सबशेल से शुरू होगी, हर नई शेल एस सबशेल से शुरू होगी। यह बात ऊपर स्टार बनाकर लिख लो, अगर अभी नोट्स बना रहे हो तो ऊपर स्टार बनाकर लिख लो कि जब भी नई शेल आएगी तो वो एस सबशेल से ही शुरू होगी, भले आपने पिछली शेल में एस यूज कर लिया हो तो भी अगली शेल एस से शुरू करेंगे, क्योंकि हर नई शेल के लिए फिर से स्टार्टिंग शुरुआत से होती है, शुरुआत से मतलब एस से स्टार्टिंग होती है। तो अब सोचो, आप सीधा डी नहीं दे सकते, जबकि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप उसमें डी नहीं दे सकते, जबकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। आपको शुरुआत एस से ही करनी पड़ेगी, तो आपको एस को इंक्लूड करना पड़ेगा और पी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर 2 और 6 10 हो जाए, 2 और 6 8 हो जाएंगे, और सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर इस बात को मैं समझाऊं, एक बार आप इस वाले हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे एक्सप्लेन करूं। यह हिस्सा मैं मिटा देता हूं क्योंकि यह तो 9th क्लास की बात है, अभी जो सीखा उसकी बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास फर्स्ट शेल है, अगर मान लो मेरे पास फर्स्ट शेल है n=1, जिसको हम के शेल बोलते हैं, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन रखने 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, उसके अंदर सिर्फ एक सबशेल होगी, कौन सी? एस सबशेल होगी। कौन सी होगी? एस सबशेल, खत्म। मतलब इसके अंदर सिर्फ एस की रिक्वायरमेंट है।
लेकिन जब मैं n इक्वल टू 2 बोलता हूं तो मैं सेकेंड शेल की बात करता हूं, मतलब L शेल की बात करता हूं। और जब मैं L शेल की बात करता हूं तो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन की है। 8 इलेक्ट्रॉन की है तो उसके अंदर कितनी सब शेल होंगी? 2 होंगी, SB होगी और PB होगी। ये 2 सब शेल इसके अंदर होंगी, ये 2 सब शेल इसके अंदर होंगी। कौन कौन से? SB होगा और PB होगा। अगर मैं n इक्वल टू 3 यानी कि तीसरी शेल की बात करता हूं, तीसरी शेल कौन सी होगी? M शेल होगी, जिसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होगी। अब खुद सोचो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाओगे? एक ले लो S 2, एक ले लो P 6 और एक ले लो D 10। 2 6 और 10 ऐड कर दो, 2 और 6 8 और 8 और 10 18 हो गए 18। मतलब इसके अंदर 3 सब शेल होंगी, SB होगा, PB होगा और DB होगा। ये तीनों इसके अंदर होंगी, तब जाकर ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये तीनों सब शेल इसके अंदर पाई जाएंगी, ये तीनों। और सोचो फिर n इक्वल टू 4 में क्या आएगा? n इक्वल टू 4 यानी कि फोर्थ शेल, और फोर्थ शेल मतलब n शेल। तो n शेल में क्या आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन? 32, क्योंकि फोर्थ शेल की कैपेसिटी कितनी है? 32 इलेक्ट्रॉन के n शेल की। तो इसमें कौन कौन होगा? SB होगा 2 इलेक्ट्रॉन, PB होगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, DB होगा 10 18, और 18 के बाद ये भी सब शेल होगी, इसको भी लेना जरूरी होगा क्योंकि 18 और 14 मिलकर 32 बन जाएंगे। तो 18 प्लस 14, तो इसके अंदर चारों सब शेल होंगी, SB PB DB और FB। ये चारों सब शेल इसके अंदर होंगी। तो किसी शेल के अंदर कितनी सब शेल होंगी ये डिसाइड भी उस शेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बताती है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं यह बताएगा कि कितने सबशेल की जरूरत उस शेल को होगी, कितने सबशेल उस शेल के अंदर आ सकते हैं यह बताएगा। और यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता किस शेल के अंदर कितनी सबशेल्स हैं तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन ढूंढ नहीं पाओगे। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि इसके मतलब यह बात हो गई कि आपको यही नहीं पता कि इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, तो आप अभिषेक को ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो पहले यह पता कर लो इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो यह चीज आपको संख्या बहुत जानना जरूरी होता है, और यह चीजें होती है सब शेल्स को लेकर और यह चीजें होती है शेल्स को लेकर। और अब इसी के साथ हम सब शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, किसमें? सब शेल्स में। किसमें? सब शेल्स में। शेल में तो हम देख चुके हैं, हालांकि शेल का भी मैं साथ में चलूंगा लेकिन सब शेल का भी देखते हुए चलेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं इरेज करके सब शेल कॉन्फ़िगरेशन आपको बताने वाला हूं। शेल कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th में पढ़ा था, मैं इस साल आपको सब शेल कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहां देखो, और ये अंतिम चीज है, उसके बाद सीधे हम बनाएंगे पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसी के साथ हमारा पीरियोडिक टेबल बन जाएगा। क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो, इतना आप जान चुके हो कि आप पीरियोडिक टेबल बना सको। बस ये लास्ट चीज, सब शेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और उसको कैसे समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहले यहां मैं लिखूंगा कुछ एलिमेंट, यहां मैं लिखता हूं कुछ एलिमेंट, दीज आर द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स होंगे, यहां पर सिंबल लिखेंगे, बस उस एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। तो यहां एलिमेंट का सिंबल होगा, यहां मैं लिखूंगा उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और मैं मानकर चल रहा हूं कि वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो फिर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाएगी, यह मैं मानकर चलूंगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी हो जाएगी। और यहां लिखूंगा शेल कॉन्फ़िगरेशन। शेल समझते हो ना, जो 9th क्लास में किया था शेल कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी मैंने 5 बोरॉन तक बताया भी था, वो शेल कॉन्फ़िगरेशन यहां देखेंगे। और इसके बाद लिखूंगा सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। यहां कौन सा होगा? सब शेल कॉन्फ़िगरेशन। और ये आखिरी जो कॉलम बनाए ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी में पीरियोडिक टेबल को बनाने का राज छुपा होगा।
सबसे आखिरी वाले का, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर, बल्कि और इसकी थोड़ी सी स्पेस को, शेल कॉन्फ़िगरेशन। then it will be subshell configuration। यहां थोड़ी सी ज्यादा स्पेस चाहिए इसलिए मैंने कॉलम की विड्थ को बढ़ा दिया। अब देखो बड़ा मजा आने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, देखते रहना। अब पहला एलिमेंट लेते हैं, कौन सा? पहला लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन लेते हैं। ध्यान से देखना हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1। इसका मतलब न्यूट्रल है तो एक प्रोटॉन है अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो, और न्यूट्रल है तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और वो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पहली शेल में जाएगा। तो सिर्फ 1 लिख दूंगा ये बताते हुए कि के शेल में गया है। ये किस शेल में गया है? के शेल में गया, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस के शेल के किस सब शेल में गया है? के शेल, पहली शेल कहां से शुरू होगी? एस सब शेल से। लेकिन एस तो आपका सेकंड शेल में भी आएगा, एस तो आपका थर्ड शेल में भी आएगा, क्योंकि हर नई शेल के लिए ऊपर आपने स्टार बनाकर लिखा है, हर नई शेल की शुरुआत एस से होगी। हर नई शेल जब आएगी तो वो फिर से एस सब शेल से ही शुरू होगी। तो फिर आपको यह बताना होगा कि ये पहली शेल का एस है, तो आप ये एक इलेक्ट्रॉन का लिखोगे कि 1s1। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा 1s1, ये सबशेल कॉन्फ़िगरेशन होगा पहले हाइड्रोजन का। सर एक मिनट, ये समझ में नहीं आया 1s1 क्या है। सुनो, ये समझ में आ गया शेल कॉन्फ़िगरेशन। के शेल में पहला शेल जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 1s1 का मतलब पता है क्या है? पहली शेल है, इसका मतलब 1 का मतलब, पहले वाले 1 का मतलब पहली शेल है, उसके अंदर एस सब शेल है, एस सब शेल है, एस सब शेल है, और उसकी पावर में 1 लिखा है। ऐसे पावर नहीं बोलते उसको, पढ़ते 1s1 ही है। ऊपर जो पावर जैसा 1 दिख रहा है वो 1 इसलिए लिखा है क्योंकि उस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। याद है एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? स्क्रीनशॉट चेक कर लेना और अपनी कॉपी चेक कर लेना। एस सबशेल में मैंने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो 2 आ सकते हैं, तो लेकिन हाइड्रोजन में एक ही आया है, पहला वाला ही आया है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो इट विल बी 1s1। आगे आगे सुनो सुनो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, अभी 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 बहुत टाइम है अपने को समझने के लिए। अभी पूरा वीडियो पढ़ा अपने को समझने के लिए। फिर से सुनो, फिर से सुनो। दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं हीलियम। इसके बाद ही आता है एटॉमिक नंबर 2, और अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी 2, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? पहली शेल में। कहां आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन? पहली शेल में, के शेल में, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। सबशेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबशेल कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2। अब सुन लो 1s2 का मतलब क्या है। 1 मतलब पहली शेल, क्योंकि एक ही शेल चल रही है अभी तक। एस मतलब एस सबशेल ही है अभी, क्योंकि एस सबशेल अभी भरी नहीं थी पहले वाले केस में। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, जबकि एस सबशेल में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो हीलियम के पास है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन हम 1s में भर देंगे, तो इट विल बी 1s2। तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन पहली शेल के एस सबशेल में चले गए, और इसी के साथ सेकेंड जो एस सबशेल है वो पूरी हो गई। पहली शेल की जो एस सबशेल है वो पूरी हो गई, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, भर गया। अब आपकी एस सबशेल की, अब आप इसमें नहीं भर सकते, अब आपको या तो और सबशेल चाहिए या फिर शेल ही बदल जाएगी। और अब देखो आप, अगला एटम जो आएगा उसमें शेल ही बदल जाएगी। देखते चलो, अगला एटम जो आएगा उसमें शेल ही बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? देखते हुए चले, देखते हुए चले। हाइड्रोजन, हीलियम, तीसरा आ गया लिथियम। दिस इज लिथियम, सो दिस इज लिथियम। एटॉमिक नंबर 3। शेल कॉन्फ़िगरेशन, सर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,1, 2,1।
सब शेल कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। पहले मैं इस शेल के लिए सब शेल लिखूंगा, पहली शेल के लिए, और पहली शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 हो गया, 1s2। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है दूसरी शेल में, तो अब दूसरी शेल के लिए लिखूंगा 2s1। ये हो गया मेरा 2s1, 2s1, 2s1। पूछो क्यों लिखा मैंने 2s1? 2 इसलिए, पहला वाला 2 इसलिए क्योंकि सेकंड शेल है, ये सेकंड शेल है। s इसलिए क्योंकि दूसरी शेल भी शुरुआत तो ऐसे ही करेगी ना, तो 2s, तो इट विल बी 2s। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन गया तो 2s1। क्लियर हो गया? अगर अभी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आप अभी आगे देखोगे एलिमेंट को, अपने आप चीजें समझ में आती जाएंगी। अगला 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 एलिमेंट बना रहा हूं, देखते चलना, अगला एलिमेंट बना रहा हूं। नेक्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम। एटॉमिक नंबर, सर एटॉमिक नंबर इज 4। कॉन्फ़िगरेशन शेल का, ये तो 9th में ही पढ़ा है, शेल कॉन्फ़िगरेशन। शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, शेल कॉन्फ़िगरेशन 9th में ही पढ़ा है। क्या होगा शेल कॉन्फ़िगरेशन? सर शेल कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पहली शेल में 2 और 2, 2,2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। सब शेल मैं बताता हूं, सब शेल में मैं आपकी मदद करता हूं। सब शेल में पहली शेल में आ गए 2 तो 1s2, पहली शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी शेल में भी 2 हैं तो इट विल बी 2s2। ये 2s2 इसका आखिरी कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 2s2 में गया है। 2s2 बोले तो सेकेंड शेल 2 की s की सब शेल s और उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन तो 2s2। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया सब शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2। मतलब सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल है, s का सब शेल होगा क्योंकि सेकेंड शेल की शुरुआत s से हुई है, और उस s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2s2 में आएंगे। अब सेकेंड शेल की s सब शेल की कैपेसिटी पूरी हो गई है, सेकेंड शेल की नहीं हुई, सेकेंड शेल के अंदर जो s का सब शेल है उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई है। उसकी कैपेसिटी कितनी थी, s सब शेल की 2 इलेक्ट्रॉन की, तो वो पूरी हो गई। लेकिन सेकेंड शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। मतलब अभी 2 लिखे तो 3, 4, 5 भी इसी में आएंगे, लेकिन वो s में नहीं जाएंगे। फिर किस में जाएंगे बताता हूं, ध्यान से देखें। अगला एलिमेंट देखेंगे मजा आएगी। अगला एलिमेंट देखें, बोरॉन। कौन सा, बोरॉन। एटॉमिक नंबर सर 5, एटॉमिक नंबर 5। कॉन्फ़िगरेशन, सर कॉन्फ़िगरेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2,3। पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 3, क्योंकि सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। 2n स्क्वायर रूल लगाकर देख लेना, सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 की होती है, तो 2,3 आ गया, 2,3 आ गया। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1s2, पहली शेल का s सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा हो गया 1s2, ये पूरा हो गया। 3 है, 3 के लिए सेकेंड शेल में आप सीधा p नहीं यूज करोगे, शुरुआत तो ऐसे ही करोगे, तो पहले s को भर दो, तो s को ऐसे ही भरोगे, कैसा, 2s2, ये हो गया 2s2, 2s2। लेकिन 2s2 के बाद भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि 3 आ सकते हैं, तो 1 बचा है। 1 किस में जाएगा, p सब शेल में जाएगा, क्योंकि याद करो मैंने सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स बताई थी, एक s और एक p, तो ये p में जाएगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज 2p1, और आखिरी इलेक्ट्रॉन यही होगा 2p1। मतलब सेकेंड शेल है, p का सब शेल है, और उस p के सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2p1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका 2p1 हो गया, और ये आखिरी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, कह लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2p1। और पूरा सब शेल कॉन्फ़िगरेशन ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p1। ये हो गया हमारा सब शेल कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन का। लास्ट एक और कार्बन का भी बता देता हूं, कार्बन का ध्यान से देखेंगे। कार्बन का, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन आ गया 6। कॉन्फ़िगरेशन, सर कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,4, बिल्कुल सही, 2,4। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सर 4 हैं, ठीक है। अब सब शेल लिखो, पहली शेल का सब शेल लिखेंगे, 1s2, खत्म। मतलब पहली शेल तो खत्म ही हो जाती है 1s2 पे, क्योंकि पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन हम s में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1s2। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन को बाइफरकेट करते तो इट विल बी 2s2, 2s2, 4,
में से 2 इलेक्ट्रॉन एस में गए, क्योंकि नई सेकंड शेल की शुरुआत एस से होगी। अब कितने बचे? 4 में से 2 एस में गए, 2 बचे, किस में जाएंगे? पी में जाएंगे। तो ये 2p1 ऊपर था, नीचे लिख दो बस 2p2। ये हो गया 2p2 और ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों पी कहां तक चल सकता है? 6 तक चल सकता है। क्यों? क्योंकि पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6 आते हैं। पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये अगला p3 p4 p5 ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपकी मदद करता हूं, मैं बनाता हूं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। स्क्रीनशॉट लो। तो ये समझ में आया आपको सबशेल कॉन्फ़िगरेशन? अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं अगले 5 भी अभी बना रहा हूं, चिंता मत करो। कार्बन तक मतलब 6 तो बना दिए, मैं अगले 6 और बना देता हूं आपको इसी उसमें। तो और 6 में और कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूं। एक काम करता हूं, इसको इरेज करता हूं। क्लियर? अब देखो यहां पर फिर से देखो, चलो कार्बन तक हो गया था। कार्बन के बाद आगे बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। याद है ना, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है। एटॉमिक नंबर क्योंकि 7 होता है, एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में चल रहा हूं, 7 होता है। शेल कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? शेल कॉन्फ़िगरेशन पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। सब शेल कैसे होगा? पहली शेल का सब शेल पहले लिखेंगे, तो इट विल बी 1s2, 1s2। दूसरी शेल का फिर, दूसरी शेल में 5 है, तो दूसरी शेल में s में 2 आ गए, कैपेसिटी पूरी, और बचे हुए 3 किस में आ गए? बचे हुए 3 आ गए p में। तो दूसरी शेल में s आ गए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन p में आ गए। तो इट विल बी 2s2। और कॉमा क्यों लगाता हूं? क्योंकि पहली शेल के बाद दूसरी शेल के बारे में लिखता हूं, तो हर नई शेल के लिखने के लिए आप कॉमा लगाओगे। तो ये हो जाएगा 2s2 2p3। क्या हो जाएगा? 2p3 हो गए। देखो 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड के s में 2 गए और s की कैपेसिटी पूरी कर दी, और फिर 2p में 3 गए और p के 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अभी p की कैपेसिटी पूरी नहीं हुई, p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन होने पर पूरी होगी। उसके बाद क्या करेंगे समझते हैं, लेकिन अभी यह चीज समझ में आगे। ऑक्सीजन कितना? 8। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2,6। अब 2,6 होगा तो ध्यान से देखना क्या क्या होगा सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी 1s2। दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 किस में गए? s में। और 6 में से 2 अगर s में गए तो 4 किस में जाएंगे? p में। तो फिर p में चले जाएंगे। तो 1s2 2s2 2p4, तो ये हो गया 2p4। सिमिलरली ऑक्सीजन के बाद आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 9, 2,7। पहली शेल में कितने? 1s2। दूसरी शेल में कितने? 2s2। और बचे हुए कितने? 7 में से 2 2s2 में चले गए, तो कितने में जाएंगे? 5 p में, तो 2p5। वैसे भी ऊपर देख लो 2p4 है, तो नीचे आएगा 2p5। मतलब ऊपर वाले को देखकर भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, एक एक नंबर बस बढ़ाते चलो। और कहां शेल चेंज करनी है, कहां सब शेल चेंज करनी है, बस इसका ध्यान रखना जब इनकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। कैपेसिटी किस चीज की? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। फिर आता है नियॉन। अब नियॉन कितना नंबर है? 10 एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन 2,8। एक बात देखो, अगर नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख चुके हो, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख चुके हो 2,8, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में दिख रहा है कि सेकंड शेल अपनी पूरी कैपेसिटी तक पहुंच गया। सेकंड शेल, शेल की बात कर रहा हूं, KLMNOP की। और शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 8। सेकंड शेल की क्या कैपेसिटी? 2n स्क्वायर रूल लगाओ, n की वैल्यू 2 रखो, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया। मतलब अब ये शेल ही बदल जाएगी। और यहां देखो, इधर भी जो सबशेल होगी वो अपनी पूरी कैपेसिटी कर चुकी होगी। ऐसा नहीं होगा कि शेल की कैपेसिटी पूरी हो गई बट सबशेल रह गए, या सबशेल की कैपेसिटी पूरी हो गई लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया? देखो यहां शेल की कैपेसिटी पूरी है, वहां सबशेल जो चल रही है ना उसकी भी कैपेसिटी पूरी होगी। देखो कॉन्फ़िगरेशन देखो, 10 2,8। 2,8 का क्या होगा? 1s2 2s2। अब 2s2 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। 6 के 6 किस में जाएंगे? p में। इट विल बी 2
2p6 2p6 p की कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन को रखने की। p सबशेल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन को रखने की कंप्लीट हो गई। तो p की पूरी कैपेसिटी हो गई है, क्योंकि p के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पूरे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। कैपेसिटी कंप्लीट हो गई। अब यह मत सोचना 2p के बाद क्या होगा, अब नई शेल आ जाएगी, क्योंकि यहां शेल भी कैपेसिटी पूरी हो गई। देखो अगला एटम है सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11 और 11 का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 लिखते यही हो। पहली शेल में 2 कैपेसिटी पूरी, दूसरी शेल में 8 कैपेसिटी पूरी। तो अब फिर 11वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तीसरी शेल में, नई शेल में 1। और जब तीसरी शेल का सब शेल लिखोगे तो शुरुआत कहां से होगी? एस से स्टार्ट होगी, क्योंकि नई शेल की फिर से शुरुआत एस सब शेल से की जाती है। नई शेल की फिर से शुरुआत एस सब शेल से की जाती है। ऊपर स्टार तुम बना चुके हो, लिख चुके हो। देखो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये पूरा 8 का, 2s2 2p6, ये पूरा, ये हो गया सेकेंड शेल का पूरा 2s2 2p6। अब लगाऊंगा फिर से कॉमा। कॉमा क्यों? क्योंकि नई शेल आ गई। कौन सी? थर्ड शेल। और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कहां एंटर करेगा? एस में करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s1। क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन? 3s1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s1। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। थर्ड शेल में फिर से शुरुआत कहां से हुई? एस से शुरुआत हुई। तो ये बन गया 3s1, क्योंकि तीसरी शेल के में एस सब शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद का एक और बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 2, 2,8,2। पहली शेल का सब शेल 1s2 कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट हो गया। दूसरी शेल में 2s2 2p6, 2s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2p6 तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट हो गया। और थर्ड शेल में क्या आएगा? 3s2 3s2 आ गया। तो ये देखो 3s2 आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए 3s2 करते हुए। और ये मैग्नीशियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन गया किसमें? 3s2 में। सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 2s1 में गया था। नियोन का आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p6 में गया था, 3s1 में गया था सॉरी, और ये 2p6 में गया था। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s2 3s1 2p6 जो भी आखिरी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, यानी कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ये इंफॉर्मेशन बड़े काम की है, कहां काम आएगी ये बाद में बात करेंगे, लेकिन ये अभी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब आप इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मैं बता देता हूं, मैं करवाने वाला नहीं हूं, ये अब आपको करना है। इसके बाद होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का नंबर क्या होगा? 13। 13 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,3। पहली शेल 1s2 2 कंप्लीट, 2s2 2p6, सेकेंड शेल का 8 कंप्लीट। अब थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के लिए, लेकिन s की तो 2 ही कैपेसिटी है, तो s में तो 2 भर दो, 3s2 तो लगा ही दो। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो थर्ड शेल का है वो कहां जाएगा? तीसरे शेल के p में। फिर से p आ जाएगा, क्योंकि s के बाद किसकी एंट्री होती है? p की एंट्री होती है। तो क्या आएगा? 3p1। मतलब एल्यूमिनियम में पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, बस आखिरी में एक और चीज जोड़ देना, 3p1 कंप्लीट, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। और ऐसे करते हुए आप 18 तक, आर्गन तक आप पूरा अपनी कॉपी या रजिस्टर जो भी मेरे नोट्स बना रहे हो उसमें 18 तक लिख लेना। 19 और 20 मत लिखना। पोटेशियम और कैल्शियम अभी मत लिखना। क्यों नहीं लिखना? 19 और 28 में थोड़े से चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री में समझ में आएंगे। तो अभी वो चेंजेस के बारे में मत लिखना, जब वो चेंजेस की बारी आएगी तो मैं खुद बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिर्फ 18 तक लिखना। मतलब मैंने आपको 12 मैग्नीशियम तक लिख दिए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये 6 के कॉन्फ़िगरेशन आप जैसे लिखे हैं वैसे और लिख देना। इसी के साथ आपका सबशेल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगा। ये सिर्फ सबशेल कॉन्फ़िगरेशन, जो टूल मुझको देना था वो टूल मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है। अब वो एग्जैक्ट टॉपिक आ गया। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा वीडियो, मतलब इतने टाइम के बाद आप बता रहे हो मेन काम, तो वो टूल इतने जरूरी थे जो हमने 1.25 घंटे में ऑलमोस्ट पढ़े हैं अभी, वो टूल सबसे ज्यादा जरूरी थे। अगर ये टूल आपको अगर नहीं बताता मैं 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट के लेक्चर में, तो आपको वो
पता ही नहीं चलता कि क्या है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे बना, कैसे उसके ब्लॉक्स बने, कैसे उसमें ग्रुप्स बने, कैसे पीरियड्स बने, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आपको ये चीज एक्सप्लेन की है। एंड अगेन अभी भी मैंने 12 तक लिखे, 18 तक आप लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं आगे बात कर सकूं। स्क्रीनशॉट ले। तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब वो घड़ी आ गई है जहां पर जितने भी अभी तक हमने 1 घंटा 10 मिनट में जितनी भी चीजें जो भी पढ़ी है सवा घंटे तक, उनके टूल्स का इस्तेमाल करके पीरियोडिक टेबल को बनाना सीखें। और अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब आप उस जगह पर पहुंच चुके हो, इतना पढ़ चुके हो कि अब आप पीरियोडिक टेबल को बनाना आसानी से समझ सकते हो। और 3-4 प्रैक्टिस करने के बाद 30 से 60 सेकंड के अंदर खुद के लिए पीरियोडिक टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो मैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। लेकिन बच्चों 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखना। जब मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा तो उसमें 3 हिस्सों में बनाऊंगा। 3 हिस्से मतलब समझना। पहले मैं उसकी आउटलाइन बनाऊंगा। आउटलाइन मतलब बाहरी रूप से वो कैसा दिखता है, पहले आउटलाइन बनाऊंगा। फिर आउटलाइन के बाद उसके अंदर वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज बनाऊंगा, जिनको मैं ग्रुप्स और पीरियड्स रिस्पेक्टिवली बोलूंगा। और फिर तीसरी स्टेज में मैं उसके अंदर एलिमेंट भरूंगा, कि उसके अंदर एलिमेंट कैसे भर सकते हो वो एलिमेंट भरूंगा। और आपको उस आइडिया पर लाकर छोड़ दूंगा कि हां अब आप समझ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनेगा। तो मैं तीनों स्टेजेस को इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। कॉपी और पेन अगर आप लिख रहे हो तो अभी ड्रॉप कर दो, पेन को ड्रॉप कर दो। कुछ नहीं लिखना, सिंपल एक शांत जगह पर बैठकर सिर्फ अब मेरे बनावट को देखना कि कैसा मैं पीरियोडिक टेबल बनाता हूं। थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी वेढ़ी हो तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरी हैंड्स फ्री ड्राइंग जो है वो बहुत ही घटिया है। लेकिन स्टिल आपको समझाने के लिए काफी कुछ है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा मेरे वीडियो पर कि मैं कैसे बना रहा हूं। और मैं अब आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे हम बना सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। अब बड़ा हैंड्स फ्री बना रहा हूं, अभी किसी लाइन वाइन का यूज नहीं कर रहा हूं, सीधा हैंड्स फ्री बना रहा हूं। और उससे पहले बस 1-2 चीजें ध्यान रखना। यहां पर जो चीजें ध्यान रखने लायक है वो छोटे से डब्बे में बना देता हूं पहले ही, ताकि आपको पता चल जाए। सबशेल की कैपेसिटी बस इतना याद रखना। जैसे एस सबशेल है तो उसकी कैपेसिटी आपको याद रखना है। वो कितनी होंगी? एस सबशेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की। तो एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी, ये याद रखना। पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये याद रखना। डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये याद रखना। और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये याद रखना। बस आप ये याद रखना, इसको मत भूलना। इसलिए मैंने एक कॉर्नर पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि उसकी हेल्प आपको लगेगी यहां पर। ठीक है, और अब इतने हिस्से में मैं टेबल को बनाकर छोड़ दूंगा। इतने हिस्से में टेबल को बनाकर छोड़ दूंगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे टेबल को। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेज पूरी कर रहा हूं, आउटलाइन बना रहा हूं। आउटलाइन कैसे बनेगी ध्यान से देखिए। कुछ ऐसी पीरियोडिक टेबल दिखता है, कुछ कुछ तो ऐसे ही दिखता है, अगर याद आ रहा हो तो। मतलब अभी मैंने व्यू वैसे दिखाया था आपको, तो कुछ कुछ तो पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे ही दिखता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर इतनी हाइट तक ही जाना चाहिए, तो काम करते हैं, इसको ऊपर तक उतनी हाइट तक ले जाते हैं यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा इसकी विड्थ को सही कर लो बस। यस, ठीक है, लगभग पीरियोडिक टेबल आपको ऐसी कुछ दिखता है।
इतना जो आपने लाइन को नीचे तक किया है इसको थोड़ा सा और ऊपर तक कर सकते हो, बस इतना। ठीक है, ये आपकी पहली स्टेज पूरी हुई। आपने सिंपल पहली स्टेज में क्या करा कि सिंपल आपने आउटलाइंस बना दी और आउटलाइन के हिसाब से आपका पीरियोडिक टेबल इस तरीके का कुछ दिखता है आउटलाइन से। अब करना क्या है कि ये लाइनों को जोड़ देना, ये जो जहां पर लाइन आई है ना वहां पर इसको पूरा जोड़ देना। तो मैं इस लाइन को पूरा जोड़ देता हूं, ये लाइन को नीचे तक यहां पर जोड़ देता हूं, ठीक है, और इस लाइन को भी नीचे तक यहां पर जोड़ देता हूं, बस दैट्स इट। अब आप देखोगे कि मेरे सामने 4 ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे सामने मेरे को दिख रहा है कि भैया यहां पर 4 ब्लॉक्स हैं, ये 4 ब्लॉक्स हैं यहां पर, एक ये ब्लॉक, एक ये वाला ब्लॉक, एक इन दोनों ब्लॉक के बीच में फंसा हुआ ब्लॉक, और एक बहुत ही नीचे गिरा हुआ एक दीवार है, ये नीचे गिरी हुई दीवार है। अब ये क्या है, ये एक्चुअली वो 4 ब्लॉक्स हैं जिनके नाम सबशेल वाले नाम है। सबशेल वाले नाम मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये वो 4 ब्लॉक हैं। मतलब ये वाला जो एरिया है ये वाला, इसको मैं एस ब्लॉक बोलता हूं। सो दिस इज कॉल्ड माय एस ब्लॉक, दिस इज एस ब्लॉक। ये वाली जो दीवार दिख रही है ना कॉर्नर की, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक, तो ये एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये जो मोटी दीवार दिख रही है, बड़ी सी मोटी दीवार, दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक, सो दिस इज कॉल्ड योर पी ब्लॉक, सो दिस इज योर पी ब्लॉक। इन दोनों के बीच में जो दीवार फंसी है, ये दीवार, ये ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक, ऐसा ये ब्लॉक बनेगा। और ये जो नीचे दीवार गिरी हुई है, दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड एफ ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया, और ये वो 4 ब्लॉक है। ये एस ब्लॉक हो गया, ये वाला एस ब्लॉक हो गया, ये वाला डी ब्लॉक हो गया बीच वाला, ये कॉर्नर वाला पी ब्लॉक हो गया, तो दिस इज पी ब्लॉक, और ये वाला एफ ब्लॉक हो गया, तो ये एफ ब्लॉक। इस तरीके से कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। सो ये वो 4 ब्लॉक है जिसमें पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब सबसे पहले मुझे इन 4 के चारों ब्लॉक में वर्टिकल कॉलम्स बनाने, वर्टिकल कॉलम्स। और याद रखना, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं। मेंडलीफ ने भी ग्रुप कहा था, मोस्ले ने भी उसको ग्रुप कहा था, इनको ग्रुप बोलते हैं। और अब ऐसी ऐसी वर्टिकल कॉलम्स की लाइनें बनाऊंगा, लेकिन मन से नहीं बनाऊंगा कि किसी में कोई भी लाइन बना दी, नहीं, हर ब्लॉक के हिसाब से लाइन बनेगी। जैसे एस को अगर हम बात करें, एस में, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो भैया एस के अंदर जो ब्लॉक्स बनेंगे, एस के अंदर जो ब्लॉक्स बनेंगे, वो ब्लॉक जो बनेंगे वो 2 ब्लॉक बनेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं। तो 2 ब्लॉक आप एस के अंदर बनाओगे, मतलब एस ब्लॉक के अंदर 2 कॉलम बनाओगे, एस ब्लॉक के अंदर 2 कॉलम बनाओगे, क्योंकि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 कॉलम बनाने के लिए आपको एक पार्टीशन करना होगा बीच में, तो आप ये एक पार्टीशन इसमें बीच में कर दोगे। ये एक पार्टीशन आपने बीच में कर दिया, ये एक पार्टीशन कर दिया, 2 ब्लॉक बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, बन गए 2 ब्लॉक, तो ये 2 ब्लॉक बन गए आपके। और अब पी के पार्टीशन करने, पी में कितने, पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। पी सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो पी के अंदर कितने टुकड़े करेंगे? 6 टुकड़े करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये पी है, इसके 6 टुकड़े कर दो। 6 टुकड़े मतलब इसके अंदर 6 वर्टिकल कॉलम्स बनाओ, जिनको ग्रुप्स बोलते हैं। तो पहला एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, और 5वां और छठा ये बन गया। ये बन गया आपके 6 ग्रुप। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6। ये 6 ग्रुप हो गए इसके अंदर। क्लियर? तो ये इसके अंदर 6 ग्रुप्स हो गए। पूरे कर देता हूं फिर से, जो इरेज हो गया है। तो ये हमने, ये बन गए हमारे क्या? 6 ग्रुप। पी के अंदर 6। क्यों 6? क्योंकि पी सबशेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है।
अब वैसे डी सबशेल के अंदर कितने होने चाहिए, ये डी सबशेल है, इसके अंदर कितने ब्लॉक्स, कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितने ग्रुप्स होने चाहिए, 10 ग्रुप होने चाहिए। क्यों? क्योंकि डी सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो इसके 10 टुकड़े करने पड़ेंगे ऐसे वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो 10 बना लेते, देखो, एक ये, दो ये, तीन ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, और नौवां और 10वां ये हो गए 10 ग्रुप। यहां से लेकर यहां तक मैं अलग लाइन बना देता हूं ताकि आपको दिखे भी थोड़ी, फिर से बना देता हूं मैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप, नौवां और 10वां ग्रुप। बन गया 10 ग्रुप। 10 ग्रुप बन गए पूरे, डी के 10 हो गए। एफ के कितने होंगे, 14। तो वापस से एफ के मैं 14 इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं, 14 ग्रुप्स बना देता हूं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आखिरी लाइन भी थी ना, तो 13 और 14 उसी में आ गया। 14 ग्रुप्स बन गए। ये हो गए ग्रुप्स। कितने हो गए पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स? ग्रुप्स विल बी 18। क्यों 18 होंगे? क्योंकि ध्यान से सुनो, अब आप सोचोगे सर सबको ऐड करके 32 आना चाहिए। बच्चों, जो एफ होता है ना, एफ, वो एक्चुअली इस डी ब्लॉक का ही हिस्सा होता है। मतलब डी ब्लॉक में से ही एफ के अलग एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन ये डी के ही कंट्रीब्यूशन में आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों उसको एफ को फिर अलग बनाया, डी में ही क्यों नहीं लिखा? ये सारे सवालों के जवाब आपको 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री में मिलेंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री में बस आप इतना ध्यान रखना, एफ के इलेक्ट्रॉन्स, एफ के ग्रुप्स को आप काउंट मत करना, अलग से काउंट मत करना, क्योंकि वो डी के हिस्से में। तो फिर कितने हो गए? इसके 2, इसके 6, क्योंकि ये पी है तो इसके 6, ये पी ब्लॉक है तो इसके 6 कितने हो गए? 8, और डी के 10 कितने हो गए? 18। तो ग्रुप्स हो गए टोटल 18। अब ग्रुप्स हो गए वर्टिकल कॉलम्स। अब बात करनी है हॉरिजॉन्टल रोज की, यानी कि पीरियड्स की। पीरियड्स होते हैं 7। पीरियड्स कितने होते हैं? 7। अब मतलब मेरे को हॉरिजॉन्टल रोज बनाना है, यानी कि ऐसे जो 7 होंगे। ये ब्लॉक्स हटा दो तो, क्योंकि ये क्लियर हो गया, ये ब्लॉक है, बाद में लिख दूंगा पीरियोडिक टेबल पूरा बनने के बाद ये ब्लॉक है। लेकिन ये हो गए आपके अब पीरियड्स कितने? 7। ये 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये बात याद रखने लायक है, 7 पीरियड्स। अब पीरियड्स के लिए क्या करेंगे? ऐसी लाइनें बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, और 7 बनाएंगे। 7 के लिए क्या करेंगे? पहले एक काम करते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, इसको कंप्लीट जोड़ देते हैं। तो इसको पूरी तरीके से जोड़ देता हूं। तो मैं एक ये पूरी लाइन इस पे जोड़ देता हूं, ये एक लाइन, और ये एक लाइन पूरी तरीके से जोड़ देता हूं। ये एक लाइन जोड़ दी मैंने, ये पूरी कंप्लीट कर दी। ठीक है। अब 7 पीरियड में से इसके ऊपर बनाना 3 और इसके नीचे बनाना 4। मतलब इस लाइन के ऊपर 3 और इस लाइन के नीचे 4। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर 3 पीरियड बनेंगे और इस लाइन के नीचे बनेंगे कितने? 4 पीरियड। तो ऊपर 3 और नीचे 4। देखें, ध्यान से देखें। 3 बनाने के लिए पहले मैं एक डब्बा एक्स्ट्रा बनाऊंगा यहां पर। सर ये क्यों बना रहे हो? ये एक्सेप्शनल्स के डब्बे, मतलब इनकी पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं है। कौन से हैं सर? ये एक है हाइड्रोजन का डब्बा, ये अलग से बनेगा। यहां बना देता हूं एक हाइड्रोजन का डब्बा, और यहां पर भी एक डब्बा बना देता हूं जो हीलियम का होगा। हालांकि ये भी गलत जगह पर है, लेकिन वो क्या प्रॉपर्टी मैच करती है, इसलिए उसको आखिरी ग्रुप में डाल दिया, वरना ये हीलियम का है। और इनको आप पहला पीरियड मानोगे, मतलब ये 3 पीरियड में से एक पीरियड ये बन चुका है, ये बन चुका है। अब आपको सिर्फ इतने हिस्से में 2 पीरियड और बनाने, इतने हिस्से में 2 पीरियड और बनाने। तो एक 2 पीरियड कैसे बनाओगे? बीच में एक पार्टीशन डाल दो, बीच में एक पार्टीशन डाल दो। ये देखो, ये पार्टीशन डल रहा है, ये एक पार्टीशन डल गया बीच में, इधर तक कंटिन्यूड होगा, तो ये कंटिन्यू हो गया इधर तक।
ये हो गया पहला पीरियड, दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड हो गया। देखो पीरियड नंबर लिख देते हैं अपन। ये हो गया पहला पीरियड, ये हो गया दूसरा पीरियड और ये हो गया तीसरा पीरियड। हो गया। अब इसके नीचे क्या करने, इसके नीचे 4 और बनाने, 4 पीरियड्स, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज। ये बन गया पहला, ये बन गया दूसरा और ये बन गया तीसरा और चौथा। बन गए, देख लो 4 ब्लॉक्स बन गए इसके नीचे। गिन लो गिन लो गिन लो। थर्ड तक तो लिख दिया ना मैंने। ये रहा फोर्थ, ये वाला, ये रहा फिफ्थ, ये वाला, ये रहा सिक्स्थ, ये वाला और ये रहा सेवेंथ, ये वाला। क्लियर हो गया। मतलब ये ऊपर 3, इस लाइन के ऊपर 3 थे तो 3 बन गए और इस लाइन के नीचे 4 थे तो ये 4 बन गए। तो ये हो गए 7 पीरियड, 1 से लेकर 7 तक ये हो गए आपके 7 पीरियड। और पीरियोडिक टेबल में आपके 7 पीरियड्स होते हैं, ये बात क्लियर हो गई। 18 ग्रुप्स होते हैं, बात क्लियर हो गई। हाँ ये जरूर रह गया, तो एक काम करते हैं, इसके बीच में एक लाइन बस डाल दो और इसको ऐसी अभी छोड़ दो, इसको अभी खाली छोड़ दो। 10th क्लास में कोई भी इसको भरने को अभी नहीं बोलेगा, इसको खाली छोड़ देंगे अपन। किसको? एफ ब्लॉक को। अभी अपने को कुछ नहीं, बस ये हमारे 2 स्टेजेस कंप्लीट हो गई। पहली आउटलाइन की स्टेज थी और दूसरी अंदर के वर्टिकल कॉलम्स यानी कि ग्रुप्स बनाना और हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स बनाना, और मैंने कंप्लीट कर दिया। और इससे ये बात सामने आई कि ग्रुप 18 है और पीरियड 7 है। 7 पीरियड मैंने लिख दिए, 18 ग्रुप भी लिख देता हूं। ये पहला ग्रुप होगा, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड ग्रुप, ये पूरा नीचे तक जाएगा तीसरा ग्रुप, ये पूरा नीचे तक तीसरा ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, ये सिक्स्थ ग्रुप, ये सेवेंथ, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th ग्रुप और ये 12th ग्रुप। ठीक है। ग्रुप के नंबर ध्यान रखना, 6 और ये 7 और 8 9 10 11 12। ये वाला ग्रुप 13th, ये वाला ग्रुप फिर से 14th, ये वाला ग्रुप 15th, ये वाला ग्रुप 16th, ये वाला ग्रुप 17th और ये वाला ग्रुप 18th। तो ये हमारा 18th ग्रुप हो गया। सो दिस इज 18th ग्रुप। हो गए 18 ग्रुप, तो पूरे 18 ग्रुप हो गए। पहली 2 स्टेजेस पूरी तरीके से कंप्लीट हुई, आउटलाइन की और वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज की। अब समय आ गया है इनमें एलिमेंट को भरने का, और अब समय आ गया है क्योंकि एलिमेंट्स को भरने, यानी कि तीसरी स्टेज पर आ गए जब हम एलिमेंट इनके अंदर भरेंगे। और एलिमेंट को भरने के लिए आपको बस वो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखाया था ना, सबशेल कॉन्फ़िगरेशन, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताना होगा। बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया है, किस सबशेल में एंटर किया है। सबशेल कॉन्फ़िगरेशन पे नजर रखना, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया है, बस वो मुझको बताते रहना। मैं आपको एलिमेंट भर दूंगा पीरियोडिक टेबल में। शुरू करें, मतलब आप अपने सामने बस वो पेज निकाल लो या वो स्क्रीनशॉट निकाल लो जो आपने वहां पर देखा था। किस पे देखा था? सबशेल कॉन्फ़िगरेशन में, जो आपने क्लिक करके रखा है या जो आपने लिखा है सबशेल कॉन्फ़िगरेशन में। मैंने 12 बताए थे, बट उम्मीद करता हूं आपने 18 तक लिख लिए होंगे। तो हम अब उन एलिमेंट को भरेंगे और मैं 18 19 और 20 तक भर दूंगा, लेकिन आप बस 18 तक भी याद रखोगे तो काफी कुछ है। और मैं 20 तक पीरियोडिक टेबल भर दूंगा। ठीक है, मैं पूरा भी नहीं भर रहा हूं क्योंकि पूरा भरना अभी आपके लिए जरूरी नहीं, क्योंकि 11th और 12th केमिस्ट्री में आपको वैसे भी पूरा भरना है। 10th केमिस्ट्री में इतना भरने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इसको 20 तक भर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट मैं आपसे पूछता हूं, पहला एलिमेंट मेरा फेवरेट सोडियम। सोडियम का बस आप मुझे आखिरी इलेक्ट्रॉन बता दो कि कहां गया था, कहां, सबशेल में देखकर, सबशेल में देखकर मुझे सबशेल का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सोडियम का अगर आप आखिरी सबशेल देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा 3s1। देख लो, अच्छे से देख लो। सोडियम के आखिरी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा होगा 3s1। पता है 3s1 का मतलब क्या है? 3s1 का मतलब यह है, देखो सोडियम का जगह बताएगा, पीरियोडिक टेबल में सोडियम की जगह बताएगा। ये जो 3s1 है ना, ये एड्रेस है सोडियम का, ये एड्रेस है 3s1। ये 3s1 आपको सोडियम की जगह बताएगा पीरियोडिक टेबल में।
3s1 का मतलब है थर्ड पीरियड होगा। थर्ड पीरियड मतलब तीसरी गली होगी, एस की खोली होगी। एस की खोली मतलब एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक था? एस ब्लॉक था ना। तो ये एस की खोली होगी और एस की खोली में पहला मकान सोडियम अंकल का घर होगा। ये है सोडियम अंकल का घर, ये रहा। 3s1 थर्ड पीरियड, एस ब्लॉक, क्योंकि 3s लिखा है, एस ब्लॉक, तो ये एस ब्लॉक है। और पहला मकान सोडियम अंकल का घर होगा। तो तीसरी गली एस की खोली में पहला मकान सोडियम अंकल का घर। ये एस ब्लॉक है, याद रखना। वैसे ही मैं फिर से लिख देता हूं ब्लॉक, क्योंकि मैंने इरेज कर दिए थे। ये पी ब्लॉक होगा। सो दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक। ये दोनों के बीच में फंसा हुआ डी ब्लॉक, और वो नीचे गिरा हुआ एफ ब्लॉक, वो तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। ये सोडियम का घर पता चला कैसे? सोडियम आप देख लो पीरियोडिक टेबल, अभी मैं दिखाऊंगा पीछे ले जाकर। सोडियम यहीं दिखेगा, सोडियम यहीं दिखने वाला है आपको। आपके पास पीरियोडिक टेबल अभी सामने हो तो देख लेना, सोडियम का घर यही है। चलो किसी और का घर पता करते हैं। फ्लोरीन आंटी का घर पता करते हैं। फ्लोरीन आंटी का सोडियम अंकल से कितना दूर रहती है फ्लोरीन आंटी? देखें, फ्लोरीन का आखिरी इलेक्ट्रॉन मेरे को बताओ कहां एंटर किया है। कॉन्फिगरेशन देखो, सबशेल कॉन्फिगरेशन फ्लोरीन के सामने 9वें नंबर पे होगा, एटॉमिक नंबर 9 है। कॉन्फिगरेशन बता देता हूं सबशेल का आखिरी कॉन्फिगरेशन। चलो पूरा शुरू से बताता हूं। 1s2 2s2 2p5 होगा ये वाला कॉन्फिगरेशन। फ्लोरीन की बात कर रहा हूं। 1s2 पहली शेल कंप्लीट, 2s2 2p5 होगा। तो 2p5 उसका आखिरी कॉन्फिगरेशन है। 2p5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो उसके घर का रास्ता बताएगा। 2p5 का मतलब क्या पता है? 2p5 का मतलब है दूसरी गली, सेकेंड पीरियड, पी की खोली। ये पी का ब्लॉक, ये रही पी की खोली, दिख गया पी का ब्लॉक। ये बड़ा सा मोटी दीवार यहां से शुरू हो रही है, पी की खोली यहां से और यहां तक चलेगी। पी की खोली में पांचवा मकान, तो दूसरी गली, पी की खोली का पांचवा मकान। पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा मकान, पांचवा। ये है फ्लोरीन आंटी का घर। पहला मकान, दूसरा मकान, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है फ्लोरीन आंटी का घर। ये रहा फ्लोरीन आंटी। सोडियम अंकल यहां, फ्लोरीन आंटी वहां। संपट पड़ रही है। तो ये फ्लोरीन आंटी का घर इतनी दूर है। दूसरी गली, दूसरा पीरियड, पी की खोली, पी का ब्लॉक, पांचवा मकान, 1 2 3 4 5, पांचवा मकान। समझ में आया? कार्बन चाचा का घर पता करते। कार्बन चाचा कहां रहते? कार्बन चाचा लास्ट कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2,4, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p2, सॉरी 1s2 2s2 2p2, 2p2 आखिरी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन है। 2p2 आखिरी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन है। तो दूसरी गली, पी की खोली में दूसरा मकान, कार्बन अंकल का घर। तो ये रहा कार्बन अंकल। तो पहला मकान और दूसरा मकान, कार्बन अंकल का घर। यहां पर कार्बन अंकल रहते हैं। एक और घर पता करते, एक और घर पता करते। अब अपन पता करते हैं फास्फोरस मामा का घर। फास्फोरस मामा कहां रहते? फास्फोरस मामा, फास्फोरस का नंबर याद है? 15। आप, मैंने लिखवाया नहीं था लेकिन आपने लिखा होगा, आई एम श्योर। 15 का एटॉमिक शेल कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2,8,5, 2,8,5। 1s2 पहली शेल कंप्लीट, 2s2 2p6 दूसरी शेल भी कंप्लीट। अब तीसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3s2 s में 2 और 3p3 p में 3। 3p3 आखिरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने लिख रखा है सब शेल में, 3p3 मतलब तीसरी गली मतलब थर्ड पीरियड। पी की खोली, ये रही पी की खोली में तीसरा मकान, p1 p2 p3, 1 2 3, फास्फोरस मामा का घर। ये रहा फास्फोरस मामा का घर। समझ में आ रहा है? सबके घर मिल रहे हैं रिश्तेदारों के। यही बस पीरियोडिक टेबल में बताना होता है, यही लोकेशन पता चलती है बस पीरियोडिक टेबल में। संपट पड़ी मेरी बात। एक लास्ट और कर लेते हैं। एक लास्ट पता करते हैं
बेरिलियम ताऊजी का घर। बेरिलियम कहां रहते? बेरिलियम, बीई, एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2, क्योंकि 2,2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन लिखा है चौथे नंबर पे बेरिलियम, 2s2। 2s2 मतलब दूसरी गली, दूसरी गली में पी की एस की खोली, सॉरी, तो एस की खोली में दूसरा मकान, तो पहला मकान ये, दूसरा मकान ये, यहां पर रहता होगा बेरिलियम ताऊजी, यहां रहते होंगे बेरिलियम ताऊजी। तो ये बेरिलियम हो गया अपना। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आता है और आप पूरा लिख सकते हो। बस इसमें हीलियम पर अप्लाई मत करना, क्योंकि मैंने कहा था हीलियम एक्सेप्शन है और हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक जस्टिफाई नहीं है। तो अब आप पूरे लिख सकते हो। यह लिख दिया हाइड्रोजन, यहां लिख दिया हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। क्लियर हो गया? तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 19 और 20 और लिख देता हूं, लेकिन आप अगर 18 तक भी भर पाए तो मेरा मिशन सफल हो गया। और ये पीरियोडिक टेबल को बनाने का सिंपल तरीका है। और ये पीरियोडिक टेबल में इस तरीके के एलिमेंट हम भरते हैं, एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वीडियो में जहां से मैंने बनाना शुरू किया था फर्स्ट स्टेज से, अगर आप दोबारा एक बार भी देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि मुझे मालूम है कई लोग नहीं देखने वाले दोबारा, तो एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। छोटा सा रिकैप कैसे, यहां पर बता देता हूं। छोटू वाला पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल का बच्चा बना के बता देता हूं। यहां पर देखना कैसे। सबसे पहले आउटलाइन। आउटलाइन में क्या करना पड़ेगा, ये कुछ आउटलाइन इस तरीके से होगी, ये आउटलाइन होगी, ये ऐसी आउटलाइन होगी आपकी, ठीक है। ये आपकी ऐसी कुछ आउटलाइन होगी, ठीक है। क्या करना है, इन दीवारों को पूरा लिख देना। ये पूरी दीवार है, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी और ये हो गया एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की, तो इसके 2 टुकड़े कर देना, तो ये एस के 2 टुकड़े कर दिए। पी में कितने जा सकते हैं, 6, तो पी के 6 टुकड़े, 1 2 3 4 5 और 6 टुकड़े कर दिए। डी में कितने जा सकते हैं, 10, तो डी में 10 टुकड़े कर देना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टुकड़े कर दिए। और एफ में कितने, 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गया। 14 टुकड़े कर देना, बस ये कर दिए। फिर क्या करें, पीरियड्स बनाने। पीरियड्स बनाने के लिए ये वाली लाइन को जोड़ दिया, ये वाली लाइन को जोड़ दिया, और इसके ऊपर 3 पीरियड चाहिए, तो इसके ऊपर एक लाइन ऐसे बनाई, एक डब्बा। ये किसका बनेगा, हाइड्रोजन का। और एक और डब्बा यहां बनाया, किसका बनेगा, हीलियम का। एक्सेप्शन है, तो ये पहला पीरियड तो बन गया। इसके बीच में 2 चाहिए, तो ये एक लाइन खींच दी। और इसके नीचे 4 पीरियड चाहिए, तो 3 लाइनें खींचोगे, 1 2 और 3 हो गए 4 पीरियड। नीचे भी 3 लाइनें बनाओगे तो 4 पीरियड अपने आप बन जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो ये पहला पीरियड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और नीचे वाला, सबसे नीचे वाला ये 7th, तो ये 7th हो गया। और एफ में बस एक लाइन छोड़ देना और कुछ नहीं करना। ये बन गया आपका पीरियोडिक टेबल। और फिर अब इसमें एलिमेंट भरना। एलिमेंट भरने के लिए सबशेल कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया, बस उस सबशेल कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करना है। हर सबशेल कॉन्फ़िगरेशन का सिर्फ आप आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देख लोगे, और वो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन मान लो npx है। npx मतलब 3p 2 4p कुछ भी हो सकता है वो। तो npx में n गली होगी, मतलब पीरियड नंबर, p मतलब p की खोली होगी, मतलब p का ब्लॉक, और x अगर पावर में लिखा है, उसको पावर में मत मानना, बस पढ़ते उसको npx ही है, तो वो x उसका मकान नंबर होगा। तो मान लो x 3 है, तो p की खोली का तीसरा मकान वो एलिमेंट का होगा। तीसरा मकान मतलब तीसरा ब्लॉक जो है, तीसरा डब्बा जो है, वो उस एलिमेंट का होगा। और इस तरीके से आप पूरा क्या कर सकते हो, पूरा पीरियोडिक टेबल कुछ ही सेकेंड्स में बना सकते हो। इसको बनाने में मुझे टाइम नहीं लगा, बस इसमें अब एलिमेंट भरना है। तो ये 20 सेकंड में बन जाता है, अगले 20 सेकंड में हम एलिमेंट भर सकते हैं। तो 30 40 50 सेकंड में मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल बन जाएगा।
और ये पूरा पीरियोडिक टेबल इस तरीके का होता है। आप इसको रियलिस्टिक पीरियोडिक टेबल जो है उससे भी कंपेयर कर सकते हो, हर एक चीज सही है। इसी को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं वीडियो को अब कंक्लूड कर सकूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा। ये पीरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जब इसको रियलिस्टिक पीरियोडिक टेबल से देखते हो तो बिल्कुल ये वही पीरियोडिक टेबल है जिसकी हमने बात करी है, जिसको अभी अभी हमने बनाया है। ये पूरा वही पीरियोडिक टेबल है। एफ में नीचे की 2 सीरीज हैं, ये आपके ग्रुप्स हैं। टोटल कितने देख लो, 18 ग्रुप तक आप पहुंच चुके हो। तो ये 18 ग्रुप तक है और ये 7 पीरियड है, 1 से लेकर 7 तक ये के पूरे 7 पीरियड्स है। तो यही वो पीरियोडिक टेबल है जो हमने बनाया। और इसमें देख लो सारे घर, सोडियम का तीसरी गली में, एस की खोली में पहला मकान है। फ्लोरीन आंटी का दूसरी गली में, पी की खोली में 5वां मकान है। कार्बन चाचा का घर दूसरी गली में, पी की खोली में दूसरा मकान है। और अपन ने फास्फोरस का भी पता किया था कि तीसरी गली में, पी की खोली में तीसरा मकान है। ऐसा करते हुए अपन ने सभी वही चीजें हैं जो हमने समझी हैं। यही वो पीरियोडिक टेबल होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज की तारीख में हम इसी पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते हैं और इसी पर आपके स्कूल के टीचर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। और अब वो क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ सोडियम कहां पाया जाता है, किस पीरियड और किस ब्लॉक में। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3s1, तो हमें पता है 3 मतलब थर्ड पीरियड में पाया जाएगा और s1 मतलब पहला ग्रुप होगा, जाहिर सी बात है। तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम थर्ड पीरियड में पहले ग्रुप में पाया जाता है। वैसे अगर कोई हमसे पूछे कि कार्बन कहां पाया जाता है, तो कार्बन अगर हम बोले तो कार्बन हम लोगों को पता चल जाएगा कि 14th ग्रुप में है और सेकेंड पीरियड में। क्यों? क्योंकि कार्बन जो आता है वो कार्बन आपका कॉन्फ़िगरेशन 2p2 लेकर आता है। 2p2 में सेकेंड पहला पीरियड होगा और p2 मतलब p के खोली में दूसरा मकान होगा। तो पी की खोली के पहले डी और एस भर दिए होंगे, तो डी के 10 मकान छोड़ दिए होंगे और एस के भी आपने 2 मकान छोड़ दिए होंगे। तो 10 और 2 12 छोड़ दिए, तो 13वां और 14वां मतलब 14वां ग्रुप जो होगा, 14th ग्रुप, वो आपका कार्बन का होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये चीजें आपको पीरियोडिक टेबल में जानने को मिलती हैं और इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है हमारा पूरा सेशन जो कंक्लूड होता है अब पीरियोडिक टेबल की बनावट के साथ। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इससे जुड़े हुए पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, किस पीरियड को क्या बोल सकते हो, कहां से कहां शुरू होता है, किस ग्रुप को क्या नाम देते हो, उसकी बात डिटेल में करेंगे। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है, जिनको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।